if 5 coulomb charge passes through any cross section in every 5 seconds, the current will be करंट कितना होगा जी? हाँ जी, कितना आएगा? बड़ी सिंपल सी टेक्निक, I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, क्यू कितना है 5 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन की सेंस थोड़ी सी चेंज हो, इफ चार्ज changes from 0 to 5 coulomb in 5 seconds through any cross section, the current will be, हाँ जी बताएगा अब इसमें से मुझे कैसे सॉल्व होगा ये? वन एम्पियर सर। 1 एम्पियर कैसे आएगा? QF माइनस QI, यानी कि 0 से 5 चेंज हुआ है ना चार्ज, 5 माइनस। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, इसमें करंट जो चार्ज था वो यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा था। यूनिफॉर्म फ्लो से क्या मुराद? हर 5 सेकंड में 5 कूलम, यानी 1 सेकंड में 1 कूलम। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 5 सेकंड, यहां पे क्या था? कॉन्स्टेंटली फ्लो था। यहां पे क्या है? पहले वैल्यू 0 है, यानी यहां पे जब आपने मेजर करना शुरू किया तो उस वक्त वैल्यू भी वही थी। 5 सेकंड गुजरे फिर वही, 5 सेकंड गुजरे फिर वही। लेकिन यहाँ पे क्या है? जब 0 था तो वैल्यू, जब टाइम को मेजर करना शुरू किया तो 0 है। जब 1 सेकंड हुआ तो वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, 2 सेकंड हुआ फिर बढ़ गई, 3 सेकंड हुआ फिर बढ़ गई। कॉन्स्टेंटली ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और 5 सेकंड के बाद 5 हुई है। यानी यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे चार्ज हर 1 सेकंड में 1 कूलम था, यहाँ पे हर 1 सेकंड में 1 कूलम नहीं है। लेकिन ये पता है आपको कि 5 सेकंड में 0 से 5 पे पहुंच चुका होगा। जब ऐसी सिचुएशन हो कि चार्ज वेरी कर रहा हो तो फिर एवरेज चार्ज आया करता है, each plus divided by 2, that is 2.5। समझ आई बात की? और जब आपके पास फिर करंट आएगा, दैट इज क्यू एवरेज ओवर टी, 2.5 divided by 5, that is 0.5 एम्पियर। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अगर चार्ज कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा हो यूनिफॉर्म रेट के साथ तो फिर तो ये होगा, सिंपल सा। लेकिन अगर चार्ज में वेरिएशन आ रही हो, जिस तरह ये कांस्टेंट रेट नहीं था, वैल्यू 0 से 5 हुई है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? हर 5 सेकंड में इतना होगा। लेकिन यहाँ पे 5 कॉलम, यहाँ पे क्या होगा? 5 सेकंड में 0 से 5 पे, यहाँ अगले 5 सेकंड में कितना हो चुका होगा? 5 से बढ़ के 10 हो चुकी होगी। फिर अगले 5 सेकंड में 10 से बढ़ के 15 हो चुकी होगी। इस तरह इंक्रीज आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पहले 5 सेकंड में 5 कूलम है, अगले 5 सेकंड में फिर 5 कूलम है, उससे अगले में फिर 5 कूलम। कांस्टेंट रेट आ गया। ठीक है,
क्लियर हो गया जी? अच्छा, इसका सर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो जी जी। दूसरे केस में भी करंट जो है वो तो यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं, करंट यूनिफॉर्म रहेगा। आपने देखो जब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हुआ ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक वायर है, उसमें करंट चार्जेस फ्लो हुए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। जिस तरह आप लोग बात करते हो ना, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी रेस्ट से मोशन में आया। मैं कहता हूँ जी कि एक बॉडी 15 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में आया, इसका मतलब है किसी भी लम्हे नोट करोगे तो वेलोसिटी 15 होगी, 10 सेकंड के बाद भी नोट करोगे तो 15 होगी, 20 सेकंड के बाद करोगे फिर भी 15 होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बॉडी 0 से शुरू हुआ और 10 सेकंड के बाद 15 पे पहुंचा, अब ऊपर वाले सिनेरियो में और नीचे वाले सिनेरियो में फर्क आ जाएगा कि एक जिसमें मोशन ही यूनिफॉर्म है, हर 10 सेकंड में 15 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 से स्टार्ट हो गए, रेस्ट से स्टार्ट होके जाना उसने, तो फर्क आएगा दोनों। ये दो अलग अलग सिनेरियो। यहाँ पे मुसलसल चार्ज फ्लो किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे चार्ज 0 से स्टार्ट होके जाना। जब 0 से स्टार्ट होके जाना है तो वेरिएशन आ रही होगी, फिर आपके पास एवरेज चार्ज आएगा कि टोटल चार्ज एक सेकंड में कितना गुजरेगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा। आगे चलते हैं करंट की टाइप्स पे। करंट है कौन कौन सा? जी, करंट की बात की जाए तो मैंने कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज है दो टाइप्स। नंबर 1, कन्वेंशनल करंट। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। क्या बोलते हैं इन्हें? इलेक्ट्रॉन। इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of battery to negative terminal. Number 2, it flows from negative terminal to positive terminal of battery. Number 3, it flows from higher potential to low potential. ठीक है, यहां पे क्या आएगा? It flows from low potential to high potential. अब एक तरफ अगर हम लोग बात करें कि बैटरी अप्लाई की या पॉजिटिव चार्जेस अगर एक तरफ को जा रहे हैं, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्ज, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस अगर एक तरफ को जा रहे हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस उससे
ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट इधर को जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर को जा रहा होगा। अब क्योंकि करंट है, करंट का काम होता है चीजों को ऑपरेट करना। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। यानी फिर मैं कह सकता हूँ नोट क्या बनेगा, इसका नोट क्या बनेगा, when conventional current flows in one direction, then electronic current flows in opposite direction with same amount and with same external effects। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर कन्वेंशनल करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो बिल्कुल उतना ही करंट विद सेम एक्सटर्नल इफेक्ट में क्या आ रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। यानी हम हमेशा, और जितना भी आप लोग आगे करंट के बारे में पढ़ोगे ये सारा करंट आप कौन सा पढ़ोगे, कन्वेंशनल करंट। यानी अगर, और लेकिन रिसेंट स्टडी क्या बता दी है कि मेटल्स में करंट तो फ्री फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसका मतलब है हमारे पास जहां भी करंट की डायरेक्शन लोगे आप हमेशा कन्वेंशनल करंट की लोगे। मैं अगर कहता हूँ जी कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो करंट किधर को होगा, तो करंट तो आपने हमेशा कन्वेंशनल डील करना है, तो आप बोलेंगे करंट राइट साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ जी इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जा रहे हैं तो आपने तो कन्वेंशनल करंट डील करना है, तो आप क्या कहोगे जी हमेशा करंट लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा। और एक्सटर्नल इफेक्ट हमेशा दोनों क्या होंगे, सेम। याद रखिएगा करंट की मेजरमेंट हमेशा अपने एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से ही होंगे, ठीक है। कन्वेंशनल करंट बिल्कुल इसकी एग्जांपल वैसे ही ली जाती है जैसे हम लोग पानी की लेते हैं कि पानी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह कन्वेंशनल करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पे जा रहा होगा क्योंकि इसने एनर्जी सप्लाई करनी होती है। हाई पोटेंशियल पे होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, फ्लो के दौरान ये अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर ट्रांसफर कर रहा होगा। ठीक है जी, बेसिक है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग पहले से फेमिलियर हो इन चीजों से, सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जी इसका। उसके बाद बात करते हैं किसी मेटेलिक कंडक्टर पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और मेटेलिक कंडक्टर सोर्सेज ऑफ करंट पे सर ये बात करते हैं। नोट एक बार रिपीट कर दें। देखो किसी भी मेटल मटेरियल में ना जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव न्यूट्रल होता है ओवरऑल। वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जा रहे हैं तो जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस राइट साइड पे जा रहे होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस, जितने पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड पे जा रहे होंगे उतने ही नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जा रहे होंगे। अब ये कन्वेंशनल करंट, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट, दोनों का काम क्या है, बल्ब को रोशन करना। इसका मतलब है एक्सटर्नल इफेक्ट दोनों का सेम। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कन्वेंशनल करंट एक तरफ को जा रहा होगा तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में उतना, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक करंट उससे ऑपोजिट जा रहा होगा और दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे विद सेम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। सर ये दोनों एक दूसरे क्लियर? को कैंसिल करके स्टैटिक क्यों नहीं रहते? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी अभी बताता हूँ कि ये कैंसिल किस केस में होता है और करंट का फ्लो कब नहीं होता, अभी बताता हूँ इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलें मेटेलिक कंडक्टर को डिस्कस करता हूँ। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर
आपको पता है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? रैंडम मोशन में। कहां पे होते हैं? रैंडम मोशन में। जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं ना, तो रैंडम मोशन में वो हमेशा जो एटम्स के दरमियान फ्री स्पेसिस होती हैं, बताइएगा आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा देखिएगा, मेरे पास ये एक स्केल है, आयरन स्केल है। इसके क्रॉस मैंने किसी किस्म की कोई बैटरी अप्लाई नहीं की हुई। इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस मोशन में है? रैंडम मोशन में तो है, लेकिन इसे पकड़ने से मुझे करंट फील क्यों नहीं होता? हालांकि आप लोगों ने पढ़ा मूवमेंट ऑफ चार्जेस नोन एज करंट। बेशक चार्जेस रैंडम मोशन में है, भाई मोशन में तो है ना, इसे पकड़ने से छूने से करंट महसूस क्यों नहीं होता? याद रखिएगा, जब भी आप रैंडम मोशन की बात करते हो ना, तो रैंडम मोशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने चार्जेस लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे, जितने टॉप से बॉटम उतने बॉटम से टॉप, जितने आउटवर्ड होंगे उतने ही इनवर्ड होंगे। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्जेस का जो नेट फ्लो है वो जीरो होता है। जब नेट फ्लो जीरो होगा तो I इक्वल्स टू Q ओवर T जीरो। लेकिन यहां पे पहले एटम्स कहां पे फ्लो मूव कर रहे थे? एटम्स के दरमियान जो खाली जगह थी वहां पे, और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाई, कंडक्टर के क्रॉस क्या कर दी आपने? बैटरी। तो वो बैटरी क्या कर देगी? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचना शुरू हो जाएंगे, खिसकना शुरू हो जाएंगे, ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब चार्जेस का नेट फ्लो जीरो नहीं होगा, और ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। रास्ते में आने वाले, अब ये इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेंगे, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है, दैट इज I ओवर NEA, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी I को लिख सकते हो V ओवर R NEA, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू V ओवर NEA इंटू R। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है
वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और आपको पता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फिर क्या कह सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बल्कि आमतौर पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 रेज टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड होती है। हुआ क्या, ये करंट का फ्लो कैसे स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा आपको यहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं करवाने पड़े, बल्कि क्या हुआ, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी के दो टर्मिनल है, एक हाई टर्मिनल हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। फर्ज किया ये कंडक्टर था, जैसे ही आपने इसके गिर्द बैटरी लगाई, यहाँ पे भी इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो ना करने का मतलब है कि इसके दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम है। जैसे ही आपने इसकी गिर्द बैटरी लगाई, बैटरी ने इसके दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट कर दिया। जैसे ही बैटरी ने इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट किया, तो आपको इसमें करंट फ्लो नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, जैसे ही पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट होगा, चार्जेस खुद ब खुद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकना शुरू कर देंगे। और जैसे ही चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकना शुरू हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। यानी अगर हम किसी तरीके से कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंट कर दे, तो करंट खुद ब खुद फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंट किसने किया, इस बैटरी ने। इसका मतलब है अगर बैटरी ना होती तो इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होना था। तो फिर मैं कह सकता हूं कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट कर देना। जैसे ही पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि इस कंडक्टर करंट फ्लो करने का बाइस ये बैटरी बन गई। समझ आई बात की। और एक ऐसा डिवाइस जो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट किए हुए रखे, और उस पोटेंशियल को डिफरेंट किए हुए रखने से क्या होगा, चार्जेस का फ्लो मुसलसल होता रहेगा। दैट डिवाइस इज नोन एज सोर्स ऑफ करंट। क्या बोलते हैं उसे, सोर्स ऑफ करंट। अब यहाँ पे इसका मतलब है करंट के फ्लो का बाइस वो चीज है जिसने कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंट कर दिया। और कौन सी चीज है कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंट करने वाली, दैट इज द बैटरी। यानी फिर मैं कह सकता हूं कि ये बैटरी या सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट कर देगी। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंट होगा, चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो बैटरी है इसके पास ये एबिलिटी है पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट रखने की। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ करंट। और अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग गौर करो यहाँ पे, तो ये जो सिचुएशन है बैटरी की, बैटरी के पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल बैटरी केमिकल जब केमिकल एनर्जी, बैटरी जब करंट फ्लो करवाएगी, तो करंट फ्लो होने से कौन सी एनर्जी हासिल हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये बैटरी को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ करंट एक ऐसा डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता हो, उसे भी हम सोर्स ऑफ करंट बोल देते हैं। सोर्स ऑफ करंट की दो डेफिनेशन बताई मैंने। एक वो क्या बताया, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट कर दे, मुख्तलिफ कर दे, उसे क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ करंट। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई, एक ऐसा डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, ये भी क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ करंट कहलाता है। ठीक है, अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट्स है हमारे पास, और वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सोर्सेज ऑफ करंट। नंबर 1,
सेल्स, हाँ जी, क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी चेंज करते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो सेल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं? नॉन रिचार्जेबल और सेकेंडरी क्या होते हैं? रिचार्जेबल। ठीक है। नंबर 2 कौन से हैं जी? जनरेटर्स, ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 3 थर्मोकपल, ये क्या करते हैं?
जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चले, बात हो रही थी ये सोर्सेज ऑफ करंट को डिस्कस किया कि कितनी किस्म के सोर्सेज हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर है। क्या अब ठीक है? बताइएगा मुझे। नहीं सर वैसे ही है अभी भी। अगेन वैसे ही? जी वैसे ही है सर। मैं 1 मिनट दोबारा ज्वाइन होता हूँ इसमें ना। सर अब नहीं वैसे ही हो गए थे। मैं 1 मिनट दोबारा कनेक्ट होता हूँ। हाँ जी अब ठीक है? जी सर ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चल रहा हूँ मैं। सर यहाँ पे n क्या है? n कहाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो जी वेलोसिटी क्या? नंबर ऑफ, हाँ जी, नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम होते हैं ये, इसे नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। n नंबर डेंसिटी, e चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर, a एरिया, v पोटेंशियल डिफरेंस, r रेजिस्टेंस। जी सर। अच्छा, आगे जो है ना टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ करंट का। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि करंट हमेशा मेजर किया जाता है कि इसकी बेस पे, अपने एक्सटर्नल इफेक्ट्स की बेस पे। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर बात की जाए तो इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहला क्या आ जाता है? हीटिंग इफेक्ट। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरे नंबर पे आ जाता है क्या? केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो हीट पैदा होना शुरू हो जाती है, और क्या चीज आ जाती है? दैट इज H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसे जॉल्स लॉ भी बोलते हैं। पैदा होने वाली हीट I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, पैदा होने वाली हीट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, और पैदा होने वाली हीट एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। हेन्स और रिस्टेड ने डिस्कवर किया इस चीज को, और क्या कहा? जब तक करंट गुजरता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field depends upon number 1 amount of current, और ये होता है रिलेशन इसका B is proportional to I, and number 2 distance from
करंट कैरिंग कंडक्टर, ये होगा बी आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हर वो चीज जिसमें से करंट गुजरे और करंट की वजह से उसमें मोशन पैदा हो, वो क्या कहलाती है? उसमें करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, मोटर्स आ जाती हैं इसमें, आपके पास मैग्नेटिक ट्रेन्स आ जाती हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं, वो सारी इसी में आ जाती हैं। केमिकल इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कुछ सॉल्यूशन, कुछ मटेरियल अपनी सॉल्यूशन की फॉर्म में, कौन कौन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का बायस बनते हैं। कुछ केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं जब करंट पास हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर देना है, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है? ओनली डीसी सोर्स इज यूज्ड, यानी हमेशा डायरेक्ट करंट बैटरी इस्तेमाल की जाती है, अल्टरनेटिंग करंट इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। दैट इज द बेसिक। असल में ये टॉपिक हिस्सा नहीं है आपके यूएचएस के सिलेबस का, लेकिन चूंकि करंट के बारे में इसलिए पता होना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात कर रहा हूँ आगे, हम लोग चल रहे हैं किस पे? दैट इज ओहम्स लॉ। जल्दी से जरा, जी हम लोगों को ये तो पता चल गया, जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें से गुजरने वाले करंट की अमाउंट कितनी है। उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन? ओहम्स लॉ। और वो क्या है? वो कहता है जी किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट उसके अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन शर्त क्या है? नंबर 1, फिजिकल स्टेट्स of conductor remain same, and number 2, एक तो फिजिकल स्टेट सेम रहे, और नंबर 2 क्या चीज सेम रहे? टेम्परेचर सेम रहे। ये दो कंडीशंस हैं किसके लिए? ओहम्स लॉ के लिए। तब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब आप इसे इक्वल में चेंज करते हो तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस आपको पता है जी से रिप्रेजेंट की जाती है, और कंडक्टेंस 1/r होती है, and that is V equals to IR, and this R is known as, R को इस तरह लिख सकते हो, V/I, that is known as resistance of conductor. यूनिट क्या बनेगा इसका? वोल्ट पर एम्पियर, that is called ohm, it is represented by ओमेगा। यानी अगर मैं कहूं कि 1 ओहम, तो क्या कहूंगा? अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होने से उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट गुजर जाए, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी।
कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी 1 ओम। When 1 ampere current flows through conductor by applying the potential difference of 1 volt across the ends of conductor, then it is called 1 ohm resistance. रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन पैरामीटर पे करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल, number 2 dimensions means size, and number 3 temperature. इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा याद रखिएगा, क्या दो डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टेंस सेम हो सकती है? जी बिल्कुल, दो डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टेंस सेम हो सकती है। उसके लिए आपका साइज का डिफरेंट होना या टेम्परेचर का डिफरेंट होना जरूरी है। दो सेम मटेरियल की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो सकती है, उसके लिए भी साइज का डिफरेंट होना जरूरी होता है, तो ये मुमकिन है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हो आप लोग? आप कहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी से मुराद ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके दरमियान आप ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बने। अब यहाँ पे देखिएगा, आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर मैं आई और वी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ क्या बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ओहम लॉ ओबे कर रहे हैं। इसका मतलब है एक एमसीक्यू बन गया, द ग्राफिकल representation of Ohm's law is a straight line. अगर I और V के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका मतलब है वो ओहम लॉ को ओबे करेंगे। अगर ओहम लॉ को ओबे करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर I और V के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता तो इसका मतलब है ओहम लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब चलते हैं यहाँ पे। अच्छा याद रखिएगा, आप लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा कि ग्राफ से इंफॉर्मेशन कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है। जी एनीवन कोई बताएगा? स्लोप और एरिया से। हाँ जी, स्लोप और एरिया। अच्छा दो चीजें हैं, एक टर्म लिखी हो जिस तरह ये लिखा हुआ है आई वी ग्राफ, या ये लिखा हो वी आई ग्राफ, तो इन दोनों में फर्क है। याद रखिएगा, अगर आई वी ग्राफ लिखा हो ना तो जो पहले लिखा होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, जो बाद में लिखा होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है। आई वी ग्राफ स्टैंड फॉर आई और वाई एक्सिस, वी और एक्स एक्सिस। अगर वी आई ग्राफ लिखा हो तो वी वाई एक्सिस पे होगा, आई एक्स एक्सिस पे होगा। अब स्लोप की बात की जाए, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ की स्लोप क्या आएगी? स्लोप तो होती है वाई ओवर एक्स। जरा गौर कीजिएगा, v ओवर आई हो तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस। और अगर इस v को इधर ले जाऊं, i ओवर v आ जाए तो ये कंडक्टेंस आएगी, जो कि 1 ओवर r के बराबर होगी। इसका मतलब है फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो मैं इसे बटे में ले जाऊं, 1 ओवर स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इक्वल्स टू आर। तो मैं कह सकता हूं कि आई वी ग्राफ के स्लोप का जो रेसिप्रोकल है वो मुझे रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा।
ये तो एक आ गई। दूसरा होता है एरिया, एरिया ऑफ आई वी ग्राफ। तो आई वी ग्राफ का एरिया क्या आ जाएगा? एरिया होता है वाई और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, आई इंटू वी, दैट इज वी आई, और ये तो पावर होती है। इसका मतलब है ओहम लॉ के ग्राफ से आप दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। आपको कंडक्टेंस का भी पता चल सकता है, आपको रेजिस्टेंस का भी पता चल सकता है, और आपको पावर का भी पता चल सकता है। इज इट क्लियर? सर जी अगर हम हाँ जी। वी आई ग्राफ को डिस्कस करें तो वी ओवर आई की अगर हम स्लोप निकालें तो वो हमें रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा हाँ, ना? फिर वो रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देगा हमें। बिल्कुल जी, फिर वो हमें रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देगा। और सर फिर इनका जो एरिया होगा वो तो हमें पावर की इंफॉर्मेशन ही देगा। वो पावर ही, एरिया सेम ही आएगा। एरिया, अब उसमें क्या होगा, आप उस वी आई ग्राफ हो तो उससे कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। वहां पे आप स्लोप का रेसिप्रोकल ले लोगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी सर ठीक। सर आपने लिखा है ना अच्छा। कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो फिर आगे लिखा है कि I इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू V, तो फिर ये कंडक्टेंस क्यों लिखा है? अच्छा, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा जो है ना यहाँ पे जो आपकी पुरानी बुक्स है ना, असल में ओहम लॉ का रिलेशन यही है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि वी आई डिपेंड कर रहा है वी पे, वी आई पे डिपेंड नहीं कर रहा। बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है सर यहाँ पे तो आर आना चाहिए, भाई यहाँ पे आर आ गया तो आई इक्वल्स टू वी आर, ये रिलेशन तो नहीं। रिलेशन तो असल में वी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे कंडक्टेंस आएगा कांस्टेंट। कंडक्टेंस क्यों आएगा? क्योंकि करंट को कंडक्ट करना है किसने? वोल्टेज ने। और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है। कंडक्टेंस का मतलब होता है ट्रांसफर करना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। इसका मतलब है जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ये याद रखिएगा, एक बहुत अहम एमसीक्यू भी बनता है जी कि आई और वी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/r होगा, जो कि किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस के। ठीक है। मटेरियल हमारे पास दो तरह के सब डिवाइसेस, दैट इज ओहमिक। ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं? कि जिनमें ओहम लॉ ओबे हो। ओहम लॉ ओबे होने का मतलब कि जिनमें करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ क्या बनता हो? स्ट्रेट लाइन। करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या? कि V और I की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। V और I की रेशो, यानी कह सकते हो ओहमिक डिवाइसेस में क्या होगा? V और I की रेशो कांस्टेंट। इसका मतलब है V और I की रेशो तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी, तब ओहम लॉ होगा। लेकिन नॉन ओहमिक में क्या होता है? नॉन ओहमिक डिवाइसेस में क्या होता है? करंट और वोल्टेज के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं रहता। लाइक फिलामेंट लैंप, जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ऐसा बन गया। वोल्टेज बढ़ाते गए, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ गया, मजीद वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ने की बजाय क्या हो गया? कम हो गया। यानी जो V और I, अगर गौर कीजिएगा, R बराबर था V ओवर I, करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मुझे बताओ क्या ये कांस्टेंट रही? नहीं। हालांकि क्या रहना चाहिए था? V और I की रेशो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी। जब V और I की रेशो कांस्टेंट नहीं रही, इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज कर गया, मटेरियल हीटअप हो गया, तो ये क्या होगा? हमारे पास जो I और V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। जब I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है ओहम लॉ को भी ओबे नहीं करेगा। याद रखिएगा, I और V के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्या होगा? ओहमिक होगा। अगर
स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी बन जाए तो वो कभी भी ओहमिक नहीं होगा। सेकंड हम लोग बात करें किस पे, अगर सेमीकंडक्टर डायोड पे, तो सेमीकंडक्टर डायोड में भी जब ग्राफ हमारा बनता था आई और वी के दरमियान, तो वो ग्राफ ऐसा बन जाता था। अब क्या इसमें है स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट कम हो जाता था। करंट कम होने से क्या मुराद, रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ने का मतलब, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंडक्टर्स में मटेरियल हीटअप होता जाएगा, तो मटेरियल के हीटअप होने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस में इजाफा होता जाएगा, जबकि सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टेंस में कमी होती जाएगी। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस में इजाफा कैसे होता है टेम्परेचर के बढ़ने से, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस में कमी कैसे होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कल संडे है, लास्ट संडे की तरह आपके 2 घंटे की क्लास लूंगा। कल आपके जो दोनों पेपर है ना पिछले डिस्कस होने वाले, वो पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काम है, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे हम लोग। सर जी जी, इलेक्ट्रोलिसिस में अल्टरनेटिंग करंट क्यों नहीं यूज करते हैं? रिपीट कर दें। देखो आपको इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करो ना, तो वो बैटरी मुसलसल अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहेगी, कभी ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर इस केस में क्या होगा, अगर पहले एक में से एटम निकल के दूसरे पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो फिर वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट दूसरे वाले में से निकल के पहले वाले पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये कहीं भी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल डिपॉजिट नहीं होगी, प्रोसेस रिवर्स होता जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं होता। सर कल जो जी जी, बैटरी वाला पॉइंट था सेकंड केस, उसमें चार्ज इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कैसे सेम रहती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के इंक्रीज करने से डिक्रीज नहीं करेगी। आप लोगों ने इनवर्स आपने वहां पे एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ था, और जो वेरिएशन आपके पास आई वो डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से। देखो आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई थी, आपने बैटरी उतनी ही लगी रहने दी, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से आप कह दोगे अच्छा बैटरी पहले 12 की थी अब वो 20 की होगी। बैटरी तो उतनी लगी हुई है ना, इसी वजह से वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहा। जब पोटेंशियल कांस्टेंट, तो फार्मूला पड़ा था V इक्वल्स टू ED, पोटेंशियल कांस्टेंट, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट। हाँ, क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से पोटेंशियल कम होता था, लेकिन चूंकि पोटेंशियल आपने मुसलसल अटैच किया हुआ है, लिहाजा चार्ज मजीद स्टोर होना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। सर जी, जी जी सर हम जी कह जी, सकते हैं कि जो नॉन ओमिक डिवाइसेस है, इनका जो वी हाँ और हाँ, आई और वी के दरमियान जो ग्राफ है, ये टेम्परेचर के इनहेंस होने की वजह से है। यानी जी अगर बिल्कुल। टेम्परेचर, देखो कोई भी मटेरियल जो है ना, जब उसमें से करंट गुजरता है ना, तो उसका टेम्परेचर वेरी कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीट हमेशा पैदा ही करंट की वजह से होती है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा हीट पैदा होगी, और हीट पैदा होने से क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। और ओहम लॉ की तो कंडीशन में ही आपने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, तो मुझे बताओ ओहम लॉ ओबे होगा? नहीं होगा। उस वक्त आई और वी के दरमियान ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, और ये टेम्परेचर की वजह से ही होता है। अब टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती कैसे और कम कैसे होती है, ये कल डिस्कस करेंगे हम लोग, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। सर टेम्परेचर तो मेटल्स में भी बढ़ जाता है ना, जो शॉर्ट सर्किट होता है फॉर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे जो बात की है वो मैंने मेटल पे ही की है, कंडक्टर की बात की मैंने। टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है, टंगस्टन इज अ मेटल। तो सर मेटल्स ठीक है को तो हम कहते हैं कि वो ओहमिक कंडक्टर्स हैं। जी, नहीं मेटल, अच्छा याद रखिएगा प्योर ओहमिक कुछ भी नहीं है। मेटल किसी हद तक ओहम लॉ को ओबे करती, कल डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में ना
कि प्योर ओमिक मटेरियल कौन से हो सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से उनकी रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। कल इस चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग। और सर ये जो सेमीकंडक्टर्स वाला ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? देखो सेमीकंडक्टर्स में दो सिचुएशंस होती हैं। अभी जब सेमीकंडक्टर्स का यूनिट पढ़ोगे ना आप लोग चैप्टर नंबर 17, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि इसमें जो करंट फ्लो करता है ना वो इलेक्ट्रॉन, इसमें रिवर्स करंट भी हुआ करता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जिसे आप लोग कहते थे लीकेज करंट भी कहते थे। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसमें करंट फ्लो करना होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। यहाँ पे तो आपके पास कंडक्टर है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह से बॉन्ड टूटा, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, किसी दूसरी जगह पे आके फिल हो गया। समझ आई बात की? रिवर्स करंट होने की वजह से इसका ग्राफ 0 में से पास नहीं हो रहा। लेकिन इसमें चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्जेस फ्लो ही तब करते हैं जब पोटेंशियल अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अदरवाइज रैंडम मोशन होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से ऐसा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह का ग्राफ वो रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग के केस। ठीक है जी, चलें जी वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।